नमस्कार सभी को। आज हम फिजिक्स के अंदर पहले चैप्टर आवेश एवं आवेश के गुणधर्म जो कि पार्ट नंबर 4 है, इसमें नई हेडिंग है विद्युत क्षेत्र, ये पढ़ने जा रहे हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है क्या नहीं है वो चीज चेक करते हैं। अब आपके पास मान लीजिए कोई एक आवेश है, प्लस आवेश है, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई एक अन्य आवेश आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब ये है कि आपके पास क्या है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश की उपस्थिति पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब इसमें भी एक टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये क्या चीज है? अब ये है, इसको लिखते हैं अपन ई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? ई से। अब इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसकी परिभाषा याद कर सकते हो। इसका होता है फॉर्मूला F/Q0। अब यहाँ पे F क्या चीज है? यहाँ पे कूलॉम बल है, या फिर यूं को विद्युत बल है। ठीक है, ये कूलॉम बल। और Q0 क्या है? ये है परीक्षण आवेश। कौन सा? परीक्षण आवेश। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, F/Q है, ये अपॉन में आता है, उसको एकांक बोलते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर या किसी आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार से होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, धनावेश इसको प्रेक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका क्या हो गया? ई से लिखेंगे। F क्या चीज है? यहाँ पे कूलॉम बल है। अगर इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में मतलब सदिश राशि क्या हो, सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन में कितना? Q0 हो जाएगा। अब बात आती है इसकी इकाई क्या चीज है? इकाई मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात करते हैं। मात्रक देखिए यहाँ पे इस F का क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे आप इसका कितना होता है? कूलॉम। तो न्यूटन प्रति कूलॉम हो गया। या फिर देखें इसका अन्य मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। कितना? वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसकी विमा देखी जाए तो विमा देखिए यहाँ पे न्यूटन की कितनी होती है? m1 L1T-2 होती है। कूलॉम की कितनी होगी? 80 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास आएगा m1 L1T-3 A-1। ये क्या होगी? इसकी विमा हो गई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल सी बात है, E बराबर होता है F/Q। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने क्या पड़ा? E बराबर में F/Q0। अगर मैं यहाँ पे बल की बात कर रहा हूँ, विद्युत बल की, तो बल F बराबर क्या हो जाएगा? Q0E हो जाएगा। तो F वेक्टर बराबर QE हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ निष्कर्ष है, ध्यान से देखना। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो, सदिश राशि दिशा तो होनी है। अब दिशा किधर होगी, क्या नहीं होगी, उसके लिए देखिए पहली बात यह है कि यदि धनात्मक हो, यदि धन आवेश हो, धन आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। कहां? बाहर की ओर होती है। अब देखिए बाहर की ओर का मतलब, अगर आपके पास धनात्मक आवेश है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है, ऐसे बाहर की ओर होती है। ठीक है,
अगर यहां पे दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। अब अंदर की ओर का मतलब कैसे हो गया? यहां पे देखिए, अगर कोई मान लीजिए ऋणावेश है तो ऐसे अंदर की ओर आएगी दिशा, आवेश की ओर आएगी, अनंत से आवेश की ओर आएगी। ये इसमें ये हो गया। अब देखिए तीसरा है, यदि आपके पास यहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल होगा, वो किधर होगा? अब इसको ध्यान से देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है। तो ये आपके पास समांतर रेखाएं हो गई इस प्रकार से। तो ये है आपके पास विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास यहां पे +q चार्ज स्थित है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर लगने वाला बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पे F होगा, वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर होगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे माइनस नेगेटिव आवेश स्थित है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इसकी दिशा हमेशा इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। मतलब F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का QE वेक्टर आएगा। तो ये माइनस होता है तो इसकी उल्टी दिशा में, अगर प्लस का होता है तो इसकी दिशा के अंदर आएगा। ये चीज ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। नहीं, हेडिंग है अपने पास, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखते हैं कितना होगा। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q और इससे R दूरी पर, ये पॉइंट O पर स्थित है, इससे R दूरी पर P पॉइंट पर एक आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश Q0। इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अगर यहां पे +q है तो दिशा किधर की ओर होगी? विद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर होगी। यहां पे E वेक्टर आएगा। सिंपल कहानी। तो इसमें अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना होगा? चूंकि कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम क्या कहता है? कूलॉम नियम से अपने पास जो F आएगा बल, F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 की जगह अपने पास पड़ा Q और Q2 की जगह अपने पास पड़ा Q0 बटा बीच की दूरी कितनी है? R²। ये समीकरण नंबर कितनी रहती? A। अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर में F बटा Q0। किस पर निकालना आपने? किसके कारण निकालना है? Q0। तो यहां पे लिख सकता हूं Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास F का मान कितना पड़ा है? ऊपर से देखिए, ये रखिए आप। तो ये E बराबर में F का मान है K Q0 अपॉन R² बटा Q0। Q0 से Q0 कैंसिल। यहां पे अपने पास E की वैल्यू कितनी मिली? KQ अपॉन R²। ये याद रखनी है। अगर इसको बोले कि सदिश रूप में बताइए, तो सदिश रूप में क्या होगा वो देखिए आप। E वेक्टर बराबर में KQ अपॉन R²। Q K R सब कांस्टेंट है, तो दिशा कौन बताएगा? दिशा बताएगा अपने को R कैप बताएगा। ये अपने सदिश रूप के अंदर होगी। अब देखा जाए तो अगर E की बात करते हैं तो डायरेक्टली किसके है? प्रोपोर्शनल 1/r² के, मतलब 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये हो गया E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचे, ये R ले लिया और ये ले लिया अपन ने E, तो ये कैसे आएगा? जैसे जैसे R का मान बढ़ता है E का मान क्या होता जाता है? कम होता। R का मान इधर बढ़ रहा है, E का मान ऊपर बढ़ रहा है। जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा तो E का मान इस तरह से घटता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक परवलयाकार आएगा। ये होगी अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मिलता है। ये याद रखना KQ अपॉन R² होता है, ठीक है।
तो देखिए अपन ने ई का मान क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र पूछे तो वेक्टर आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये था। अगर K का मान देखा जाए तो K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात के अंदर। तो निर्वात के अंदर क्या हो जाएगा, E बराबर K का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। अगर माध्यम हो, क्या हो, यदि माध्यम हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र इसको लिखूंगा मैं EM से, किससे, EM से। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, नहीं कि एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया Q अपॉन में R स्क्वायर। समझ में बात। तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ और इसको कितना, 2 नंबर। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ भाई, इसके माध्यम की तुलना में निर्वात में कितना होता है वो चेक करते हैं। तो 2 के अंदर भाग दिया किसका, 1 का भाग दिया, तो यहाँ पे आया अपने पास EM बटा E बराबर, EM का मान कितना दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे E का मान कितना दे रखा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। तो बाकी सारे कट रहे हैं, तो ये EM अपॉन E ये कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन। तो आपको पता है कि चूंकि पराविद्युतांक होता है, पराविद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, जिसको अपन एप्सिलॉन R से लिखते हैं, वो क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, तो EM बटा में E बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन R, और EM का मान देखेंगे तो E बटा में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R। तो इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन R गुना कम हो जाएगा, या फिर 1/एप्सिलॉन R ऑफ निर्वात का हो जाएगा, ठीक है। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ये कितना होता है, देखिए आप यहाँ पे जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत था, वैसे ही यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब मान लीजिए इस XY तल के अंदर एक आवेश पड़ा है Q1, ठीक है, जिसकी स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। इसी प्रकार पड़ा है Q2 और जिसकी स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आपके पास पड़ा है Qn और इसकी स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। इन सभी आवेशों के कारण एक आवेश अपने पास होगा, वो होगा Q0, जिसकी स्थिति सदिश कितनी होगी, R0 वेक्टर कर दिया, ठीक है। इस Q1 के कारण अपने को चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो ये मिल गया मेरे को, E1 मिल गया, ठीक है। कितना, E1 वेक्टर से लिख लेता हूं मैं, और Q2 के कारण मिल गया अपने को E2 वेक्टर। इसी प्रकार से Qn के कारण जो मिलेगा वो मिल जाएगा En वेक्टर मिल जाएगा। तो अपने को क्या करना है, कुल विद्युत क्षेत्र, ये आवेशों का निकाय है जिसके कारण कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, माना निकाय में n आवेश Q1 Q2 Qn स्थित है, जिनके स्थिति सदिश कितना दे रखा आपको, क्रमशः R1 R2 से लेके Rn, ठीक है, वेक्टर लगा देते हैं। अब क्या करना है, परीक्षण आवेश Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। अतः अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा अपन ने, वो है अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होता है भाई, E वेक्टर इक्वल्स टू कुल
अब सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा ना उसके सदिश योग के तुल्य हो जाएगा, मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस प्लस En वेक्टर हो जाएगा। अब E1 की बात आती है तो यहाँ पे क्या होगा, Q1, इसमें क्या हो जाएगा, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा, वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा अपने पास, E1 लिखा हुआ है, E1 इक्वल्स टू KQ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 हो गया, किसके कारण, Q1 के कारण, अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से Q1 और इसके लिए, इसकी कितनी कर दी, R01 वेक्टर कर दी, 2 के कारण कितनी कर दी, R02 कर दी, और इसी तरह से n के कारण कितनी कर दी अपन ने, R0n कर देते हैं, R0n वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R01 वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, एक Q अपॉन R स्क्वायर होता है, और बाद में क्या होता है, ये हो जाएगा R01 का कैप हो जाएगा। समीकरण नंबर कितनी दे दी अपन ने, 1। तो Q2 के कारण कितना मिलेगा, विद्युत क्षेत्र वो मिल जाएगा अपने को, E2 वेक्टर मिलेगा, और कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन में R02 वेक्टर का स्क्वायर और R02 का कैप, ये नंबर दे दिया अपन ने 2। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से Qn के कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं वो कितना मिलता है, वो मिलता है अपने को En वेक्टर मिलता है, और KQn अपॉन में दूरी कितनी दे रखी है, R0n दे रखी है, R0n वेक्टर का स्क्वायर, R0n का कैप, ठीक है। तो यहां पे कुल कितना मिलेगा आपको, कुल मिलेगा, कुल विद्युत क्षेत्र ये मिल जाएगा E वेक्टर बराबर, यहां पे E1 का मान कितना दिया हुआ है, KQ1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर, R01 का कैप, और ये हो जाएगा KQ2 अपॉन में R02 वेक्टर का स्क्वायर और R02 का, ये अपने पास हो जाएगा n के कारण कितना था, प्लस KQn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर और R0n का कैप। इस तरह से अपने को कुल मिला। अब इसके अंदर देखिए टोटल को अपन देखते हैं, ई वेक्टर में यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कॉमन आ रहा है इससे, देखो के सब में कॉमन, ठीक है, खाली ये क्या है, तो मैंने लिख दिया के को बाहर लिख दिया, फिर देखो योग के रूप में तो मैंने यहाँ पे समीशन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 तो ये 01 01, 2 है तो 02 02, 0 सब में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे QI बटा R0I का स्क्वायर और R0I का कैप, ये लगा दिया। अब देखिए I का मान कहाँ से है, 1 से कहाँ तक है, ये n तक। तो इस प्रकार अपने को इस आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। नया टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अब इसे ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होती है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, सुनना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने पर, एकांक धनावेश को लाने पर वह जिस काल्पनिक वक्र या पथ पर गति करता है या फिर चलता है, उस काल्पनिक पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, वैसे ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। अब मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कोई एक विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर एक कोई आवेश ले आया, परीक्षण आवेश, धनात्मक आवेश है, तो अब वो क्या करेगा, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है या गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो वो जो काल्पनिक पथ होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो तो किस तरह से होगी, इसके गुणधर्म क्या है क्या नहीं है वो देखो। तो इसकी डेफिनेशन तो आप लिख लेना। अब इसके गुणधर्म बता रहा हूं मैं। गुणधर्म, पहला गुणधर्म है कि जो धनावेश होता है, धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर होती है, अनंत की ओर होती है,
इसका मतलब अनंत की ओर मतलब होने का मतलब ये प्लस आवेश है, इस तरह से बाहर की ओर होगा, ठीक है। और दूसरा है कि जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश के कारण अनंत से अंदर की ओर होती है। तो ऋणावेश के कारण मतलब ये हो गया इस तरह से अंदर की ओर होगी। इसका मतलब अगर ये देखें, तीसरा देखें तो तीसरे के अंदर क्या होगा, यहाँ पे तीसरा यहाँ लिख रहा हूं, तीसरे में ये है कि धनावेश से ये रेखाएं क्या होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। इस पर ये ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास धनावेश है और एक क्या है ऋणावेश है, तो धनावेश से तो शुरू होगी और ऋणावेश पर खत्म होगी। ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से, और यहां से क्या होगी, अंदर की, ठीक है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है, चौथा पॉइंट ये है कि यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इस किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो वो स्पर्श रेखा किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान रखना, 5 नंबर पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। अब काटती क्यों नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर अपने को 2 स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो स्थिति है, वो परस्पर मतलब ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, तो ये खुले वक्र का निर्माण करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। अगला इसका जो गुणधर्म होता है 7वां विद्युत क्षेत्र का, वो ये होता है कि कोई आवेश होता है ना, या फिर आवेश की मात्रा अधिक होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होती है, सघन होती है। अगर आवेश की मात्रा कम कर दी जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ बात करते हैं आवेश की, इसका मतलब आवेश की मात्रा पर होगी। आवेश की मात्रा अधिक होने पर, आवेश की मात्रा अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है या फिर ज्यादा होती है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर, 8वां पॉइंट ये है, कोई भी आवेश है ना, उसके पास में तो सघन होती है,
और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है, इनकी तीव्रता कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता वो क्या होती है, समानुपाती होती है आवेश की मात्रा पर। किस पर होती है, आवेश की मात्रा पर। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ या फिर कोई एक चालक है तो उस पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समांतर होती है। क्या होगी, समांतर होगी। तो ठीक है, इस तरह से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म है वो आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव का मतलब समान होते हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत की बात हो रही है तो यहाँ पे विद्युत से रिलेटेड होगा, मतलब आवेश होंगे, आवेश होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक पड़ा है माइनस का क्यू पड़ा है और एक पड़ा है एक प्लस का क्यू पड़ा है। ठीक है, इन दोनों को कुछ दूरी पर, मान लीजिए मैंने दूरी दे ली q1, ये दूरी है। तो यहाँ पे इस विद्युत द्विध्रुव की अगर परिभाषा पूछे तो ऐसा होगा कि परिमाण में तो समान, परिमाण में समान, किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों या विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। किस पर, अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो बनने वाला निकाय होगा वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, प्रकृति में विपरीत तथा परिमाण में समान दो आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई विद्युत द्विध्रुव की बात। अब देखिए, ये जो होती है ना, ये रेखा है, ये कौन सी है, ये रेखा होगी। ये जो 2l होगी वो क्या कौन सी होगी, बीच की दूरी होगी। यहाँ पे ये समान प्लस, ये माइनस का क्यू है और ये क्या है, प्लस का क्यू है। परिमाण में तो क्या होंगे, दोनों समान होंगे। अगर मैं इसका -5 कूलम लेते हैं तो इसका कितना लेना पड़ेगा, प्लस का 5 कूलम, लेकिन विपरीत इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या होगा। अच्छा, इसका एक पॉइंट है वो मध्य बिंदु होता है, ओ, इस रेखा मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ओ हो गया। उसके बाद में इसी से होता है रिलेटेड रीडिंग आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या होती है, अब इसको लिखते हैं P से, किससे लिखेंगे, P से। अब P से लिखते हैं, P का फॉर्मूला होता है Q × 2l। तो इसका मतलब इस देखो, इस सूत्र से आपकी परिभाषा याद हो जाएगी। Q का मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया, आवेश का परिमाण हो गया। 2l क्या हो गया, बीच की दूरी हो गई। इसका मतलब ये हो गया, किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों इसे किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसे P से व्यक्त करते हैं। अच्छा, P बराबर क्या हो गया, Q × 2l हो गया। ये याद रखना। अगर इसका बोले तो ये एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा पूछ ली जाती है, जिसकी दिशा हमेशा -q से लेके +q की ओर। इसकी दिशा होगी अपने पास किसकी, -q से लेके +q की ओर। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो P वेक्टर = तो
तो ये क्या हो जाएगा q इंटू 2l वेक्टर हो जाएगा। ये इसका सदिश रूप हो गया। अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक q का मात्रक क्या होता है तो कूलम, ठीक है, और 2l दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। अगर आप इसकी विमा की बात करते हैं तो विमा क्या होगी, इसमें m है नहीं, l दूरी है, एक दूरी है यहाँ पे, c कूलम का क्या होता है at होता है, तो t a हो जाएगा, ये इसकी विमा होगी, ठीक है।